दोस्तों, ये आज इस मीटिंग में और क्या कुछ हुआ ये भी हम अभी आपको बताएंगे, लेकिन अभी आप जरा स्टेज को जरूर दिखाना चाहता हूं। धीरे से आप दिखाइए, जैसे नेता धीरे धीरे जा रहे हैं। ये एक बहुत ही अहम पहलू एक कहा जा सकता है इस वक्त, और बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग। इस मीटिंग में और क्या कुछ हुआ ये सब भी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन तमाम नेता भी जा रहे हैं। देखिए, अलग अलग दलों के नेता, और इस बैठक में हमारे साथ यहाँ दो साथी मौजूद हैं। शकील अख्तर जी हमारे साथ बने हुए हैं, प्रशांत टंडन जी बने हुए हैं। जरा आइए आप लोगों से भी बात करें। प्रशांत टंडन जी, क्या क्या चीजें, शकील अख्तर जी आप भी आइए जरा, और तमाम साथी जुड़े हुए हैं। आप सबका एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं दोस्तों कि आप लोग लगातार लंबे वक्त तक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहे थे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस समय पर आज शुरू हो गई, और उसके बाद तमाम नेताओं ने अपनी बात रखी। जिन नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी है उनमें आप देखिए कि संजय राउत जो हैं वो इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट कर रहे थे, और उनके बाद जो रिजोल्यूशन पास हुआ है, जो प्रस्ताव पास किया गया है, उसको लेकर के आए थे आदित्य ठाकरे, और उनके बाद उद्धव ठाकरे आए, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आए, नीतीश कुमार आए, एमके स्टालिन बोलने आए जो सीएम हैं तमिलनाडु के, अरविंद केजरीवाल सीएम दिल्ली के वो बोलने आए, लालू प्रसाद यादव जी का अपना अंदाज था वो बोलने आए, नीतीश कुमार बोलने आए, फिर सीताराम येचुरी सीपीएम के नेता वो बोलने आए, उनके बाद राहुल गांधी बोलने आए, और फिर शरद पवार धन्यवाद ज्ञापन के लिए आए। और शरद पवार को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही थी कि पवार साहब इधर रहेंगे उधर रहेंगे, ढुलमुल रवैया उनका है, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल ने, शरद पवार ने, सब कुछ ऐसा कहा जा सकता है कि क्लियर कर दिया है कि अब इंडिया जो है वो एकजुट है। शरद पवार कह रहे थे कि हम यहाँ इंडिया बना रहे हैं, कुछ लोग जो हैं इसे घमंडिया कह रहे हैं, लेकिन हम एक ऐसा भारत बनाना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात कि हम रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते जाएंगे। जरा एक बार फटाफट आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, या कहना चाहिए इस मीटिंग की, सबसे खास बात ये रही कि जो विपक्षी नेता है उनका कॉन्फिडेंस जो है वो सातवें आसमान पर दिख रहा था। राहुल ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि हम जीत रहे हैं और लड़ाई बहुत आसान है। उन्होंने इस लड़ाई को बिल्कुल भी चैलेंजिंग या मुश्किल नहीं बताया। इसके अलावा बाकी सारे नेताओं ने एक ही बात कही कि अब कोई लड़ाई नहीं बची है, अब सब कुछ बहुत आसान हो गया है और हम जीत रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हम लोग यहाँ जो बैठे हैं वो 60% भारतीयों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो सबसे खास बात है कि जैसा कि हम पहले भी बता रहे थे कि सब लोग एक साथ आएंगे, सब लोग एक साथ बैठेंगे और सब अपनी बात करेंगे। इसकी एक दूसरी खास बात रही कि सब लोगों ने उद्धव ठाकरे को धन्यवाद दिया, और उद्धव ने वाकई बहुत अच्छा यहाँ पे काम किया था, और शिवसेना के हाथ में कमान रही। पहले तीनों लोग जो हैं शिवसेना के ही बोले, उद्धव ठाकरे, संजय राउत और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे। इस मीटिंग की जो सबसे खास बात रही, जो आज मीटिंग थी, लास्ट डे था, जो हम पहले भी कह चुके थे, और वैसे तो इसका श्रेय लेने की कोई बात नहीं है, हमारे डीबी लाइव को इसका जाता है कि सारी बातें जो हमने कही, जो हमारे आकलन थे या जो हमारी जानकारियां और सूचनाएं थी, सब सही निकली। हमने कहा था कि कोई लोगो नहीं होगा, किसी लोगों का अनावरण नहीं हुआ, किसी लोगों की बात नहीं हुई, झंडे का तो कोई सवाल ही नहीं था, वो हमने कह दिया था झंडा भी नहीं होगा। हमने ये भी कहा था कि कोई संयोजक नहीं होगा, किसी को संयोजक नहीं बनाया है। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात की थी, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई, और उसके साथ कई और समितियां बनाई हैं जिनकी संख्या 5 या 6 है, जिसमें इलेक्शन कैंपेन कमेटी और मीडिया कमेटी, सोशल मीडिया कमेटी, बहुत सारे। एक बार जरा मैं रख देता हूं सामने, कोऑर्डिनेशन कमेटी में एक इलेक्शन स्ट्रेटेजी कमेटी बनाई गई है। इलेक्शन स्ट्रेटेजी कमेटी में टोटल 14 लोग हैं, और जिसका नाम पहले आ रहा था केसी वेणुगोपाल हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से। शरद पवार उसका इलेक्शन स्ट्रेटेजी कमेटी में हैं, टीआर बालू साहब डीएमके से हैं, हेमंत सोरेन जेएमएम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं और झारखंड के सीएम हैं, संजय राउत हैं शिवसेना से, फिर तेजस्वी यादव आरजेडी से, अभिषेक बनर्जी टीएमसी से हैं, ममता बनर्जी भतीजे, और राघव चड्डा आम आदमी पार्टी से हैं, जावेद अली खान समाजवादी पार्टी से हैं, ललन सिंह जेडीयू से हैं, डी राजा सीपीआई से, उमर अब्दुल्ला एनसी से, नेशनल कॉन्फ्रेंस से, महबूबा मुफ्ती पीडीपी से, और सीपीआईएम अभी नाम इन लोगों ने नहीं दिया है लेकिन नाम देंगे। ये टोटल
कैंपेन कमेटी, ये इलेक्शन कमेटी है। इलेक्शन कमेटी के बाद कैंपेन कमेटी है। कैंपेन कमेटी में टोटल 19 लोग हैं कैंपेन कमेटी में, जिसमें कांग्रेस की तरफ से गुरदीप सिंह सप्पल हैं कांग्रेस की तरफ से, और जेडीयू की तरफ से संजय झा हैं, अनिल देसाई शिवसेना की तरफ से हैं, संजय यादव आरजेडी की तरफ से हैं, पीसी चाको एनसीपी की तरफ से हैं। ये कैंपेन कमेटी के बाद एक कमेटी बनाई गई है जो वर्किंग ग्रुप फॉर सोशल मीडिया के लिए भी एक कमेटी बनाई गई है, जो वर्किंग ग्रुप फॉर सोशल मीडिया कहा गया है। सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की तरफ से इसमें लीड कर रही हैं, जबकि आरजेडी की तरफ से सुमित शर्मा हैं, आशीष यादव हैं। इस कमेटी में सोशल मीडिया ग्रुप के लिए जो कमेटी बनाई गई है, इसमें 12 लोग हैं, 12 सदस्यीय कमेटी है। इनके अलावा वर्किंग ग्रुप फॉर मीडिया भी है, और इसमें लीड कर रहे हैं आईएनसी यानी कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश, फिर आरजेडी की तरफ से मनोज झा है, अरविंद सावंत हैं, जितेंद्र। ये टोटल ग्रुप जो है ये 19 लोगों का। फिर वर्किंग ग्रुप फॉर रिसर्च के लिए कांग्रेस की तरफ से अमिताभ दुबे हैं, सुबोध मेहता आरजेडी की तरफ से हैं, प्रियंका चतुर्वेदी इसमें शिवसेना की तरफ से हैं। तो ये कमेटी जो है बनाई गई है। एक बात और यहां रखना चाहता हूं, फिर आऊंगा सीधे आप लोगों के पास भी बहुत सारी चीजें प्रशांत टंडन जी और शकील अख्तर जी के पास में है। दोस्तों, आप जो बाद में जुड़े हैं, आप लोगों को बता दूं कि 2 दिनों तक ये जो बैठक यहां चल रही थी, और जैसा कहा जा रहा था कि कल शायद ये बैठक इनफॉर्मल हो, लेकिन हाँ, इनफॉर्मल बैठक थी। इनफॉर्मल बैठक में भी बहुत सारी चीजें जो हैं वो ऐसी आई हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, और उस बैठक की चर्चा हम यहाँ लगातार कर रहे हैं। यहाँ पर एक और भी महत्वपूर्ण बात आई है, जो है कि इनका प्रस्ताव रिजोल्यूशन जो है उसको लेकर के भी हम आएंगे, लेकिन एक बार पहले प्रशांत टंडन जी आपके पास रिजोल्यूशन की बात भी हम करते हैं। टोटल कमेटियां बनाई गई प्रशांत टंडन जी, और एक मोटा मोटी देखा जा रहा है कि यहाँ अब इंडिया जो है वो अब चुनावी मैदान में कूदने के लिए तैयार है। देखिए राजीव जी, आज हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग कई तमाम सारे ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस और ऐसी घटनाओं में जाते हैं। आज हमारे दर्शकों ने और हम लोगों ने यहाँ पे इतिहास बनते हुए देखा है। ये ऐतिहासिक क्षण है, भारत की राजनीति का टर्निंग पॉइंट है, और यहाँ से आप देखिएगा कि भारत की राजनीति की एक नई दिशा मुंबई के इस हॉल से, जो हमारे पीछे लोग अभी नेता बैठे हुए थे, यहाँ से निकलने जा रही है। और जो कमेटियों की बात आप कर रहे हैं, इसमें 2 बहुत महत्वपूर्ण कमेटियाँ हैं। सोशल मीडिया, जाहिर सी बात है कि तमाम पार्टियां हैं तो उनमें कोई ना कोई तालमेल होना चाहिए, लेकिन 2 सबसे महत्वपूर्ण कमेटियां इसमें जो हैं वो कोऑर्डिनेशन कमेटी है। ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है राजीव जी, यही एम्पावर्ड कमेटी है जो महत्वपूर्ण फैसले लेगी। इसमें से आप देखिए, गौर किया होगा कि सब अपनी अपनी पार्टियों के बड़े नेता हैं, या वो नेता हैं जिनका सीधा अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से सीधा संपर्क है। तो ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, सीटों के तालमेल, मैनिफेस्टो, ये जो सारी बड़ी नीतिगत बातें हैं वो यहाँ फैसला होगा इनमें। और दूसरी जो बहुत इम्पोर्टेंट कमेटी है वो रिसर्च कमेटी है। सुनने में लगता है कि रिसर्च वाले क्या करेंगे, रिसर्च कमेटी ही नीतियों पर और जो आगे आने वाले प्रस्ताव हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से, चाहे वो रोजगार का हो, चाहे औद्योगिक नीति हो, चाहे वो तमाम महिलाओं से संबंधित नीतियां हो, जैसे कर्नाटक सरकार ने कुछ नीतियां अभी लागू की हैं, वैसी नीतियां जैसे कि मान लीजिए गीग वर्कर्स का कानून राजस्थान में बन गया। ये तमाम नीतियां महिलाओं की, पिछड़े वर्ग की, ये नीतियां यहाँ बनेंगी इस रिसर्च डिपार्टमेंट में। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है रिसर्च डिपार्टमेंट। ये एक तरीके का थिंक टैंक है इस इंडिया गठबंधन का। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो प्रस्ताव आया, ये जो थिंक टैंक की बात कर रहे हैं शकील अख्तर जी, जो बता रहे थे दोस्तों कि कल से लेकर आज तक हम लोग जो बात करते आ रहे थे, डीबी लाइव जो बात करता आ रहा था, शकील जी, प्रशांत जी और हम लोग और हमारे साथी जो स्टूडियो में भी बैठते हैं, कल शाम को भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि क्या होने जा रहा है, क्या नहीं होने जा रहा है। और खासकर आज जो बात हो रही थी उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात थी, इसलिए क्योंकि यहाँ पर अब जो प्रस्ताव आया है उस प्रस्ताव में हम देख रहे हैं कि जरा उस प्रस्ताव
प्रस्ताव को आप लोगों के सामने जरूर रखना चाहता हूं। कहा जा रहा है कि हम इंडिया के सभी दल जहां तक संभव हो सके आगामी लोकसभा चुनाव एक साथ मिलकर लड़ने का संकल्प लेते हैं। देखिए कुछ संकल्प है, कुछ प्रस्ताव में जो संकल्प है कि एक साथ मिलकर के आगामी चुनाव, लोकसभा चुनाव को, इसमें विधानसभा चुनाव की बात नहीं हुई है, लोकसभा चुनाव को एक साथ मिलकर लड़ने का संकल्प लेते हैं। विभिन्न राज्यों में सीट बंटवारे की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाएगी और विचार विमर्श की सहयोगात्मक भावना के साथ इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। एक संकल्प ये है, एक प्रस्ताव जो पारित हुआ है। दूसरा प्रस्ताव है कि सभी दल जो हैं इंडिया के जनता की समस्याओं एवं उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों पर देश के विभिन्न भागों में जल्द से जल्द सार्वजनिक सभाएं आयोजित करने का संकल्प लेते हैं। अब जल्दी से जल्दी आप देखेंगे ये तमाम दल एक साथ एक मंच में सार्वजनिक सभाओं में, अभी तक तो होटलों में बंद कमरे में मीटिंग होती थी, लेकिन अब इसके बाद कोई घोषणा नहीं हुई, यानी अब कोई मीटिंग नहीं होने जा रही है। पहली मीटिंग पटना में, दूसरी मीटिंग बेंगलुरु में और तीसरी मीटिंग यहां मुंबई में। इसके बाद मीटिंग नहीं और इसके बाद सीधे सार्वजनिक सभाएं होंगी और इन सभाओं के लिए आज प्रस्ताव पारित किया गया है। अच्छा, इसके बाद तीसरा प्रस्ताव जो है वो ये है कि इंडिया के सभी दल जो हैं अलग अलग भाषाओं में इन्होंने अपना नारा दे दिया है। दोस्तों, शायद वो नारा, इंडिया का नारा, वो आपको पहले से पता है। इंडिया का नारा है जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। इस थीम पर, इस थीम के साथ इनका जो संचार, कम्युनिकेशन और मीडिया दोनों की रणनीतियां तैयार होंगी और इस थीम को अलग अलग भाषाओं में, देश भर की अलग अलग भाषाओं में इस थीम को आगे बढ़ाया जाएगा। जरा शकील अख्तर जी, ये जो इनका प्रस्ताव है बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव। इस प्रस्ताव में सबसे बड़ी बात ये कि थीम ऑलरेडी है, लेकिन जो बात अभी आप इससे पहले उद्बोधन में आप कह भी रहे थे कि हम लोगों ने जितनी बातें कही थी सारी बातें यहाँ सच होती हुई दिखाई दे रही। देखिए, हम लोगों ने जो बात की थी उसमें जो हमने कहा था कि आज की जो मीटिंग है वो सीट शेयरिंग की बातें होंगी, मतलब कि हर आदमी कितना ज़्यादा से ज़्यादा दे सकता है। तो आज सारे नेताओं ने यही कहा कि हम सब देने को तैयार हैं। अरविंद केजरीवाल ने बहुत आगे बढ़कर कहा कि अब जो है मोदी जी जो है हारने वाले हैं, तानाशाही की तरफ वो बढ़ रहे हैं। इसी तरह शरद पवार ने कहा, इसी तरह लालू जी ने तो बहुत कुछ कहा। सब लोगों को आप लोगों ने लाइव सुना होगा। इसकी जो सबसे खास बात रही है वो ये रही है कि अब सबको लगने लगा है कि जो हमने कल भी कहा था कि मंजिल सामने है, बस मंजिल को फतेह करने वाली बात है। अब कोई भी इफ एंड बट्स की बात नहीं है, कहीं किंतु परंतु नहीं है। और अडानी के ऊपर जो कल तक थोड़ा सा माहौल था, कल तक राहुल को जो कुछ थोड़ा सा समझाने की बात थी, वो आज पूरी तरह ख़त्म हो गई है। सब लोगों ने अडानी के ख़िलाफ़ बोला, केजरीवाल ने भी बोला और बाकी सारे लोगों ने, लेकिन उद्धव ठाकरे ने भी बोला। ये इम्पोर्टेंट बात है। शरद पवार थोड़े से इस विषय पे चुप रहे, उन्होंने इस विषय पे कुछ नहीं बोला और बहुत लंबी बात को घुमाते रहे। वो इधर उधर की बातें करी, उनकी बातों में कोई बहुत ज़्यादा सार नहीं था, लेकिन वो उनकी अपनी मजबूरी है। यहाँ हमने बहुत सारे लोगों से बात करी, एनसीपी के हमारे बहुत सारे पुराने जानने वाले हैं, नेता भी हैं, तो सबका एक ही बात कहना था कि ये देखिए पारिवारिक मामला है और शरद पवार फैमिली के हेड हैं, इसलिए उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। और शरद पवार ने ये कहा कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो गलत रास्ते पर चले गए थे उन्हें वापस लाएं। तो सारे लोगों ने यही कहा कि देखिए शरद पवार की यही कोशिश है। फाइनेंशियल मामले भी बहुत उलझे हुए हैं, लेकिन एक बात आप साफ तौर पे समझ लीजिए कि शरद पवार पूरी तरह इंडिया के साथ हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि वो राहुल की तरह या अरविंद केजरीवाल की तरह या उद्धव ठाकरे की तरह या लालू की तरह खुल के उस तरह अडानी के खिलाफ आ जाएं, तो फिलहाल वो संभव नहीं है। ना आप उसकी उम्मीद करिए और ना उसकी कोई ज़रूरत है। ये बहुत बड़ी बात है। सच है ये कि इतने सारे दल हैं। अभी आप सारे लोगों ने देखा, जो हमने बताया था दिन में, जो हम लोग बात कर रहे थे कि कपिल सिब्बल भी आए हुए हैं, तो आपने देखा कि वो फ्रंट रो में बहुत आगे प्रमुखता के साथ बैठे हुए थे। तो सारे लोग आए हैं और सबकी बहुत सारी अलग अलग राय होंगी, सबकी बहुत सारे अलग अलग विषयों पे कई तरह के झुकाव और सोच होंगे। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि मोदी जी के खिलाफ सबको मिलकर लड़ना है, इसमें कहीं किसी को कोई शक नहीं है। और आज की इस मीटिंग में ये बात बहुत तेज़ी के साथ सामने आई
कि जिन लोगों के बारे में सबसे ज्यादा बात की जा रही थी, खासतौर से अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी, उन सब ने एक स्वर में कहा कि सीटों की शेयरिंग जो है वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हम गिव एंड टेक का सिद्धांत अपनाएंगे, कुछ देंगे हम और देने पे ही हमारा ज्यादा जोर रहेगा। इस वक्त हमारा मुख्य उद्देश्य है किसी भी तरह से मोदी जी को हराना। बहुत साफ तौर पे लोगों ने कहा कि वो तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं और ये देश की डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही खतरनाक बात है। अगर इस बार हम लोग एक नहीं हुए और उन्हें नहीं हराया तो फिर जो है स्थिति देश के लिए बहुत खतरनाक हो जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बातें आप बता भी रहे हैं, कुछ बातें और बता देना चाह रहा हूं। एक तो खड़गे साहब ने सीधा सीधा मोदी सरकार पे और मोदी जी पे सीधा हमला किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी गरीबों के लिए काम नहीं करते हैं और उद्योगपतियों की बात करते हैं। अडानी को लेकर के जैसा अभी कह रहे हैं शकील अख्तर जी कि अडानी के मसले पर शरद पवार को छोड़ करके तमाम नेता जो हैं वो एकजुट नजर आए, लेकिन शरद पवार जरा अडानी के मसले पर खुद को पीछे करते हुए या उस पर चुप्पी साधे हुए नजर आए। तो ये खासकर अडानी का मामला है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव ने जो बात कही उसमें लालू प्रसाद यादव का अपना अंदाज है। उस अंदाज में उन्होंने कहा कि चंद्रमा पर तो इसरो के वैज्ञानिक पहुंच गए हैं, लेकिन अब सूरज की बात भी हो रही है और सूरज की ओर ले जाने के लिए अगर इसरो तैयार हो तो सबसे पहले सूर्यलोक की तरफ रवाना हो जाएंगे मोदी जी, जल्दी से जल्दी कह रहे हैं। सूर्यलोक, चंद्रलोक से तो पर तो वैज्ञानिक पहुंच गए, सूर्यलोक पर जल्दी से जल्दी अब मोदी जी चले जाएं और यहीं पर वो राहुल गांधी का नाम लेते हुए भी नजर आए। लालू प्रसाद यादव अपने अंदाज में और राहुल गांधी जो है विदेश बहुत घूम रहे हैं, विदेश के लोगों से मिल रहे हैं और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कुछ कर रहे हैं अल्पसंख्यकों को लेकर के भी लालू प्रसाद यादव ने अपनी बात रखी कि अल्पसंख्यक भाई यहां सुरक्षित नहीं है और 2002 के घटनाक्रम का जिक्र भी लालू प्रसाद यादव ने किया। उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने अमित शाह का जिक्र भी किया। तो ये तमाम बातें लालू प्रसाद यादव की तरफ से हुई। महंगाई की बात हुई, महंगाई के नाम पर उन्होंने टमाटर को याद किया और टमाटर वैसा टमाटर जिसमें स्वाद नहीं है, ये बात भी करते हुए नजर आए। नीतीश कुमार ने कहा कि हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं और अभी भी आगे करने की कोशिश होती रहेगी। दोस्तों, ये कार्यक्रम हम आपके सामने पेश कर रहे हैं सीधे उसी हॉल से। हमारे पीछे ये स्टेज है और इसी स्टेज पर जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम आप तक इस पूरे कार्यक्रम को पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों, और दो साथी हमारे साथ बने हुए हैं, शकील अख्तर जी बने हुए हैं और प्रशांत टंडन जी बने हुए हैं सीधे मुंबई के इस ग्रैंड हयात होटल से। इस कार्यक्रम को हम आपके सामने पेश कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि किसने क्या कुछ कहा। नीतीश कुमार की बात आपने सुन ली, लालू प्रसाद यादव की बात आपने सुन ली। लालू प्रसाद यादव ने और भी बहुत सारी बातें कही, राहुल गांधी का विशेष तौर पर उन्होंने नाम लिया। लेकिन शरद पवार ने एक बात जो कही है, भले शरद पवार जो है वो अडानी का नाम न लें, लेकिन शरद पवार ने एक बहुत बड़ी बात ये कही कि हम नहीं रुकेंगे, हम रुकने वाले नहीं हैं। ये बहुत बड़ी बात यहाँ कहते हुए शरद पवार नजर आए। तो तमाम लोगों की जो बातें हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, इस पर चर्चा हम शाम को जब 7 बजे से अपना कार्यक्रम करेंगे न्यूज पॉइंट, उसमें भी करेंगे। लेकिन इस ब्रेकिंग न्यूज में जो बात सबसे बड़ी बात यहाँ आ रही है कि समन्वयन कमेटियां जो है, कोऑर्डिनेशन कमेटी, उसका गठन हो गया है। 4 अलग अलग कमेटियां बना दी गई हैं और उसमें कौन किस नेता का क्या रोल होगा ये सब भी फिक्स कर दिया गया है। लेकिन इस पूरे इंडिया गठबंधन का कोई भी समन्वयक नहीं होगा, कोऑर्डिनेटर कहें या चेयरपर्सन कहें, वो कोई नहीं होगा, कोई झंडा नहीं होगा। सब अपने अपने झंडे के तहत लड़ेंगे क्योंकि पार्टियां सबकी अपनी अपनी हैं। लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर के भी जो हम लोग, आप याद कीजिए कि दोपहर में जो बात कर रहे थे वही बात अभी राहुल गांधी भी करते हुए नजर आए। और राहुल गांधी ने जो यहाँ बातें कही हैं उसमें से कुछ महत्वपूर्ण बात आप लोगों के बीच जरूर रखना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ जो 2 प्रमुख बातें उन्होंने यहाँ दोहराई हैं कि एक तो कोऑर्डिनेशन कमेटियों का गठन हो गया है जिसकी जरूरत थी, और दूसरी बात यहाँ उन्होंने कही कि सीट शेयरिंग को लेकर के हम लोगों के बीच में जो तालमेल की जो बैठनी चाहिए थी वो बैठ गई है, वो बातें हो गई हैं। अब आगे राहुल गांधी ने यहां पर सीधा जो अभी 1 सप्ताह लद्दाख रह करके आए हैं और पेंगोंग लेक के सामने खड़े होकर जिस दिन अपने पिताजी यानी राजीव गांधी जी की जयंती वो मना रहे थे, उसी दिन उस साइड बता रहे थे कि वहां
चीन के की जो सेना है वो उस दूसरी साइड है, लेकिन और बहुत बड़ी संख्या में है, लेकिन जो लद्दाख के लोग हैं वो लोग क्या सोचते हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, वहाँ के जो चरवाहे हैं उन लोगों की क्या समस्याएं हैं, सब कुछ ये सुन करके देख करके आए हैं। तो देश की समस्याओं को राहुल गांधी अपने अंदाज में लोगों के बीच जाके पहुंचा रहे हैं और मीडिया के जरिए अब हम सबके जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। लेकिन एक बहुत ही शानदार बैठक जो है संपन्न हो गई है और इसके बाद कोई भी ऐसी बंद कमरे वाली बैठक नहीं होने जा रही है, ये माना जाए। प्रशांत जी जी, ये आखिरी बैठक थी नेताओं की। अब कोऑर्डिनेशन कमेटियां जो 4-5 कमेटियां बन गई हैं, चाहे वो रिसर्च कमेटी है, चाहे कोऑर्डिनेशन कमेटी है, चाहे वो सोशल मीडिया कमेटी है, कैंपेन स्ट्रेटजी की कमेटी है, ये कमेटियां बंद कमरे में बात करेंगी और नेता अब बंद कमरे में बात नहीं करेंगे, नेता अब रैलियों में दिखाई देंगे और रैलियों का सिलसिला बहुत जल्द शुरू होगा। ये यहाँ से ऐलान हो गया, यानी गठबंधन का जो एक आकार है, जो एक शेप है, वो मुकम्मल हो गया आज। अब इंडिया गठबंधन का कोई भी सिरा जो है जोड़ने को नहीं रह गया। अब एक संगठन सामने बन गया और संगठन की जिम्मेदारियां तय हो गई हैं। अब बंद कमरे में बातें होंगी स्ट्रेटजी की और जो बाहर मैदान में सीधे चुनौती सरकार को, बीजेपी को, आरएसएस को, इन नेताओं के जरिए होगी। कुछ जो बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे आई हैं उनको मैं रेखांकित करना चाहता हूँ। एक, खड़गे जी ने और कई नेताओं ने इस बात को बोला, पवार जी ने बोला कि देश तानाशाही की तरफ जा रहा है। नीतीश कुमार ने भी ये कहा। ये बात देखिए बहुत दूर तक जाएगी कि ये पॉपुलर नेता हैं जिनके पीछे जनमानस है और ये तानाशाही की बात अगर कर रहे हैं, यानी लोकतंत्र के खतरे की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन का एक बहुत प्रमुख चुनावी जो प्लैंक होगा, जो चुनावी मुद्दा होगा, वो लोकतंत्र की रक्षा करना होगा। बार बार देखिए मीडिया की बात भी आई इसी में। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात, मैं राहुल गांधी जो अडानी पे बार बार अटैक करते हैं, मैं उसको एक जो समझ रहा था कि अभी क्या जरूरत है कि इंडिया गठबंधन के मंच पर राहुल गांधी अडानी की बात करें, जबकि वो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। देखिए, मुझे लगता है कि वो अडानी के जरिए कुछ संदेश देना चाह रहे हैं। शायद वो खुल के नहीं कहना चाहते हैं। अडानी के पैसे की बात करते हैं वो बार बार कि वो पैसा यहाँ से गया और वापस आया। वो पैसा किसका है? वो पैसा राहुल गांधी के जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो पॉलिटिकल पैसा है और वो खुल के नहीं कहना चाह रहे हैं। इसलिए वो बार बार एक अकेला उद्योगपति अडानी पे वो राहुल गांधी क्यों टारगेट करेंगे बार बार? राहुल गांधी टारगेट इसीलिए कर रहे हैं कि अडानी के जरिए वो पॉलिटिकल पैसा है जिसका गोलमाल हुआ है, इसलिए राहुल गांधी उसको बार बार उसकी निशानदेही कर रहे हैं। राजीव जी, ये बहुत बड़ी बात, राहुल गांधी आगे आखिर टारगेट क्यों कर रहे हैं, यहाँ ये बात तो जरूर हो रही है कि टारगेट क्यों कर रहे हैं। लेकिन शकील अख्तर जी, जो बातें इस बैठक में हुई हैं, जरा उसकी चर्चा और जरूरी है। और उसमें जो कमेटियां बनाई गई हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात हुई है, जो इनके प्रस्ताव पारित हुए हैं, अब जो 3 प्रस्ताव खासकर, और इन तीनों प्रस्ताव को देखा जाए तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि अब इंडिया गठबंधन ने ये तय कर लिया है कि अब हमको बंद कमरे में नहीं बल्कि जनता के बीच जाकर चुनावी मोड में आना होगा और चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। कभी भी चुनाव हो सकता है, ऐसा। राजीव जी, कुछ बातें हैं जिनको हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों के सामने हम स्पष्ट कर दें, वो सही रहता है। एक तो ये बात कि जैसे बंद कमरे में कोई भी मीटिंग होना कोई बुरी बात नहीं है बंद कमरे में, और दूसरा ये है कि ऐसा नहीं है कि अब इन नेताओं की मीटिंग नहीं होगी। ये तय हुआ है कि आगे भी कोई ऐसी मीटिंग हो सकती है जिसके बारे में वो तारीख हम लोगों को बताएंगे। ये दोनों चीज़ें समानांतर चल सकती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम जनता के बीच जाते हैं, वहाँ 4 या 5 बड़ी रैली करेंगे जो इन्होंने अनाउंस किया है, तो हम जो है इस तरह की जो मीटिंग्स हैं वो आगे नहीं करेंगे। ये भी होंगी, वो भी होगा, दोनों चीज़ें समानांतर चलेंगी, साथ साथ चल सकती हैं। तो इसमें जो एक ख़ास बात जो कही गई है वो ये कही गई है कि हम
अब जनता के बीच 4 या 5 बड़ी रैली करने का प्लान बना रहे हैं और उसकी तारीख हम जल्दी से घोषित कर देंगे। साथ ही ये भी कहा गया है कि सीट शेयरिंग जो है उसके बारे में हमने प्रारंभिक बातचीत जो है काफी हद तक पूरी कर ली है। और जो सीट शेयरिंग की बात होगी तो देखिए ये बात भी इतना बताना बहुत जरूरी है कि 5 कमेटियां बनी हैं। इन 5 कमेटियों में कोई भी इसके लिए इन पावर नहीं है जो सीट शेयरिंग पे बात कर सके। जब सीट शेयरिंग की बात होगी तो ये जो बड़े नेता हैं इन सबको साथ बैठना पड़ेगा। देखिए कोऑर्डिनेशन कमेटी में कुछ नेता अपनी पार्टी के नंबर 2 या नंबर 3 के दर्जे के हैं, लेकिन कुछ जैसे बहुत छोटे भी हैं, जैसे जावेद अली हैं सपा के। अब सपा के जावेद अली बैठेंगे तो वो सीट शेयरिंग की बात नहीं कर पाएंगे। उसके लिए खुद अखिलेश यादव को और रामगोपाल यादव को ही वहां पे बैठना पड़ेगा। तो ये सारी बातें हैं, इसमें हम जैसे कि बहुत सारे लोग बात कर रहे थे उस तरह हम लोग नहीं कर सकते कम से कम कि ये फाइनल है, ये ऐसा होगा। हर चीज की संभावनाएं अभी खुली हुई हैं। गठबंधन बहुत ही एक ढीला ढाला किस्म की चीज होती है, लेकिन मजबूत इसमें एक ही बात है कि हमको मोदी को हराना है। हम लोगों को साथ चल के अब लड़ना है। देखिए ये सब ने कहा कि अब हमें अपनी गति को तेज करना पड़ेगा, जो बात हम बहुत दिनों से कहते चले जा रहे हैं कि बेंगलुरु की मीटिंग के बाद मुंबई की मीटिंग में काफी देर कर दी। तो अब इन्होंने कहा कि नहीं, अब हम इस गति को तेज करने वाले हैं। और साथ ही इन्होंने ये कहा कि चुनाव चाहे ये अभी करा ले, चाहे चुनाव अपने निर्धारित समय पे करा ले, उससे अब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब हम चुनाव को जीतने जा रहे हैं। चुनाव को जीतने जा रहे हैं और ये बात तमाम नेता, आप सब सुन रहे होंगे दोस्तों, इसी मंच से तमाम नेता जितने आए सब यही कह रहे थे कि अगला चुनाव हम जीतने जा रहे हैं। राहुल गांधी उसमें कह रहे थे कि 60% से ज्यादा, हाँ 60% लोग जो हैं वो इंडिया के साथ हैं। 60% वोटर्स, तो इंडिया जीतेगा ही। राहुल गांधी ने और क्या कुछ कहा है जरा सुन लेते हैं। चलिए फटाफट जरा राहुल गांधी को सुनते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे और ये समझेंगे कि इसके क्या मायने हैं। राहुल गांधी की बाइट तो हम सुनेंगे, लेकिन यहाँ पर जिस हॉल में हम अभी खड़े हैं, हमारे साथ 2 साथी शकील अख्तर जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं हमारे साथ में, अपनी बात दोनों रख ही रहे हैं, बता ही रहे हैं। लेकिन सबसे पहले राहुल गांधी को सुनते हैं, फिर प्रशांत जी और शकील जी आपसे भी समझेंगे कि अंग्रेजी उसके बाद हिंदी में राहुल गांधी की बात क्या मायने रखती है। सुनिए। सबसे पहले मैं शरद पवार जी, ठाकरे जी और जो महाराष्ट्र कांग्रेस के हमारे नेता हैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छा सेशन यहां हमारे लिए किया। सेशन में 2 महत्वपूर्ण बातें डिसाइड की गई। पहले कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी और दूसरी कि जल्दी से जल्दी जो सीट शेयरिंग का मामला है उसको हम डिस्कस करके उसमें हम रेजोल्यूशन निकाल देंगे। नरेंद्र मोदी और अदानी जी के बीच में जो रिश्ता है उसके बारे में मैंने कल बोला। इंटरनेशनल फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स में आया है कि $1 बिलियन पैसा हिंदुस्तान से गया है, बाहर गया है और वापस आया है। नरेंद्र मोदी जी G20 करा रहे हैं और हिंदुस्तान की इज्जत का मामला है। नरेंद्र मोदी जी को कह देना चाहिए कि वो इंक्वायरी कराएंगे, और अगर वो इंक्वायरी नहीं कराएंगे तो फिर पूरे देश को पता लग जाएगा कि क्यों इंक्वायरी नहीं कराई जा रही है। स्टेज पे जो नेता हैं, जो पार्टीज हैं, वो हिंदुस्तान के 60% लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं, और अगर हम एक साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी चुनाव जीत ही नहीं सकती है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारी पार्टीज हैं, जो हमारे नेता हैं, उनके बीच में जो रैपोर है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है,
वो गहरी होती जा रही है। और मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस बीजेपी को चुनाव में आसानी से हरा देगा। बीजेपी हिंदुस्तान के गरीब लोगों से धन छीनकर चुने हुए 2-3 लोगों को देती है। हमने प्रोग्राम्स की बात की है, एक हम कमेटी बना रहे हैं जो पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कशन करेगी, और जो हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए जो हमारा विजन है वो हम थोड़ी ही देर में हिंदुस्तान को, आप सबको दिखाएंगे। थैंक यू। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे अभी राहुल गांधी को हिंदी में। पहले अंग्रेजी में उन्होंने बहुत सारी बातें कहीं, वो चले गए, उसके बाद दोबारा आए राहुल गांधी और उन्होंने अपनी बात जो की वो उसमें एक बात जोड़ना चाहते थे। उन्होंने पहले बताया कि लद्दाख के बारे में मैं बात करना चाहता था, फिर लद्दाख की बात उन्होंने की, इसके बाद फिर राहुल गांधी जाने लगे। फिर मीडिया के लोगों ने कहा कि राहुल जी जरा हिंदी में भी बोल दीजिए, तो फिर राहुल गांधी ने हिंदी में अपनी बात रखी। राहुल गांधी की जो बातें हैं यहाँ पे जरा बताइए प्रशांत जी की कैसे, किस रूप में देखा जाए। देखिए, राहुल गांधी ने 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट संदेश यहाँ से दिए हैं। एक सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि 60% भारत इस मंच पर बैठा है। इसका देखिए संदेश बहुत दूर तक जाएगा। और दूसरा, उन्होंने मीडिया पे कहने से इस बार कुछ बचे, लेकिन अक्सर राहुल गांधी कहते। और इम्पॉर्टेंट बात देखिए, उन्होंने जो चीन के बारे में कही कि वो पैंगोंग त्सो लेक में गए थे और पैंगोंग त्सो लेक में उनको शेफर्ड्स ने, यानी जो चरवाहे, उन्होंने बताया कि चीन उनको अब आने नहीं देता। ये तब हो रहा है कि जब भारत में G20 की मीटिंग होने वाली है और चीन के राष्ट्रपति लगभग ये तय कर चुके हैं कि वो नहीं आ पा रहे हैं। चीन से जो बातचीत चीन के राष्ट्रपति से शी जिनपिंग से हुई, वो बातचीत साउथ अफ्रीका में, वो बातचीत कामयाब नहीं रही मोदी साहब की। तो इसका मतलब है कि चीन को लेकर जो है मोदी सरकार की 2 बातें, कि एक, मोदी सरकार की वो बात गलत है कि कोई ना घुसा है ना घुसा हुआ है, कोई हमारी पोस्ट पे कब्जा किसी ने नहीं किया है। दूसरी बात कि चीन से जो वो विपक्ष में रहे और वो कहते रहे कि हम लाल आंख दिखाएंगे, वो लाल आंख दिखाने में कामयाब नहीं रहे। ये राहुल गांधी का बहुत स्पष्ट संदेश है। यानी चीन, लोकतंत्र, महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर इंडिया गठबंधन जो है वो आगे जाएगा। एक दूसरी बात कि देखिए 60% की जो बात है, यहाँ पे स्टालिन भी बोल रहे थे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने तमिल में बोल रहे थे, लेकिन जो थोड़ा बहुत समझ में आया कि वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स एजेंसीज के इस्तेमाल को लेकर बोल रहे थे। मुझे लगता है राजीव जी कि अब यहाँ से इंडिया गठबंधन की जो तस्वीर सामने गई है, जो एक फाइनल शेप आ गया है, उसके बाद ठीक है, संजय कुमार मिश्रा जी का एक रोल है और वो 15 सितंबर के बाद तस्वीर साफ होगी कि उनका रोल आगे क्या रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेसी में सुप्रीम कोर्ट को, अदालतों को, तमाम लोगों को ये संदेश यहाँ से जाएगा कि देश में इस वक्त एक बहुत मजबूत पॉलिटिकल अल्टरनेटिव मौजूद है और वो सत्ता की तरफ आ रहा है। ये संदेश तमाम सारे लोगों को जाना चाहिए और मुझे लगता है कि मीडिया के जो मालिक हैं उनको भी जाना चाहिए कि एक देश में पॉलिटिकल अल्टरनेटिव जो है वो बन चुका है। बिल्कुल, एक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव। मीडिया की बात भी खूब हो रही थी आज, लालू प्रसाद यादव ने भी मीडिया की बात की। शकील अख्तर जी, जरा आपसे समझना चाहता हूं कि एक कंफर्टेबल पोजीशन मीडिया के लिए भी रखना चाहता है ये इंडिया गठबंधन, और इसलिए मीडिया की बात भी हो रही है। मीडिया पे आज इंडिया गठबंधन ने नेक्स्ट स्टेज का हमला किया, बहुत मजेदार हमला किया। नीतीश कुमार ने कहा कि हम ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये आपको भी मुक्त कराने की लड़ाई है। आप गुलाम बन चुके हैं, आप बंधन में आ चुके हैं, हम आपको भी आज़ाद कराएंगे। और ये बात
राहुल गांधी ने भी कही। राहुल ने भी कहा कि हम आपको आज़ाद कराएंगे। देखिए, मीडिया जो है अब अपने खुद के नियंत्रण में नहीं है। मीडिया जो है पूरी तरह उनके साथ है, उनके लिए काम कर रहा है। अब जो हमारे इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो उनसे अपील कर रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन इस अपील से या कहने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये खेल जो सारा है वो मीडिया मालिकों का है। और जो मीडिया का जो काम है उसमें अब विचारधारा बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। देखिए, एक बात हमेशा से कही जाती रही है कि अगर मान लीजिए कि पैसा ही मीडिया को चलाता है तो लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती, ये चाहे जितना पैसा मीडिया को दे दें, क्या मीडिया इनके साथ चलेगा? नहीं चलेगा। तो मीडिया आज पूरी तरह राइटिस्ट बन चुका है, दक्षिणपंथी बन चुका है। उसमें सांप्रदायिक तत्व भी आ गए हैं, उसके अंदर नफरत भी आ गई है, और उसके अंदर जो कांग्रेस विरोध है वो भी बहुत ज़्यादा आ गया है। वो एंटी प्रोग्रेसिव हो चुका है, प्रगतिशील ताकतों के खिलाफ हो चुका है। बहुत बड़ी समस्या है। इंडिया गठबंधन, हमें लगता है बड़े बड़े नेता हैं, इस बात को समझते होंगे कि अब मीडिया के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। ये मीडिया मालिकों से लेके और सामान्य जो हमारे दोस्त हैं, साथी हैं, मीडिया कर्मी हैं, उन तक पहुंच गया है। देखिए, इसकी शुरुआत हुई थी 1977 में। आप अगर मीडिया की बात कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा बता दें। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी और लाल कृष्ण आडवाणी को सूचना प्रसारण मंत्रालय दिया गया था, तो उस टाइम आडवाणी जी ने मीडिया के अंदर, उधर रेडियो होता था, दूरदर्शन होता था, अखबार होते थे, सारे संघ के लोगों को भर दिया। सारे जितने भी प्रचारक थे, जो पत्रकार नहीं थे, उनको ही पत्रकार बना दिया। और उसके बाद वो लोग सारे के सारे आगे बढ़ते रहे और अपने जैसे ही लोगों को भर्ती करते रहे। 9 साल पहले जब मोदी जी की सरकार आई तो फिर उसके बाद ये लोग बहुत ताकतवर हो गए। वाजपेयी की सरकार में भी ताकतवर थे, कांग्रेस की सरकार में भी ये सारे के सारे लोग बहुत ताकतवर रहे। 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस भी उन्हीं लोगों के आगे आमतौर पर शरणागत रही। तो ये एक बहुत गहरी समस्या होने वाली है, जिसका समाधान ये इंडिया गवर्नमेंट कैसे करेगी, क्योंकि मीडिया लोकतंत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है। इतना ज्यादा कि उसे संविधान में कहीं जिक्र नहीं है। संविधान में 3 ही स्तंभ कहे जाते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। लेकिन हमने अपने आप को चौथा स्तंभ बना लिया और सब लोगों ने स्वीकार भी कर लिया कि साहब 4 स्तंभ होते हैं लोकतंत्र के, और उसमें मीडिया भी एक स्तंभ है। लेकिन ये सबसे ज्यादा खोखला स्तंभ निकला। तो आज कहा सबने है, प्यार से कहा है, समझा के कहा है, रास्ता बनाने की बात कही है, लेकिन इन सब से अभी फिलहाल मीडिया पे हमें लगता नहीं है कि कोई असर पड़ेगा। अपील जैसी लोग बहुत सारे नेता कर रहे थे कि आप देखिए, हमारी भी खबर दीजिए, इन अपीलों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन इंडिया गठबंधन जितना ताकतवर बनेगा, आप एक बार नोटिस करते जाइए, तो उसका मीडिया में डर बन रहा है। तो मीडिया थोड़ा थोड़ा उसको दिखाने लगा है, बोलने लगा है। अब मीडिया को लगने लगा है कि लड़ाई होने वाली है। अब ये सोचता था मीडिया कि तो हार जाएंगे और मोदी जी वापस आएंगे। ये जो नारा जो है, खाली बीजेपी नहीं लगाती थी कि आएगा तो मोदी ही, ये नारा जो है मीडिया भी लगाती थी कि आएगा तो मोदी ही। लेकिन अब जो है उन्हें लग रहा है कि मोदी जी का वापस आना मुश्किल है। तो इसलिए जो मीडिया का आपने जिक्र किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सिर्फ मीडिया नहीं, बाकी जितने भी हमारे संविधान के इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे दूसरा कोई भी हो, उन सबको एक बार सोचना पड़ेगा कि समय बदल रहा है और अब मोदी जी का साथ देना उनके लिए भी अच्छा नहीं होगा और देश के लिए तो बिल्कुल अच्छा होगा ही नहीं। जी, देश के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। और मोदी जी, ये तमाम बातें, यहाँ जो बातें चल रही थी और खासकर जो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, मीडिया के लिए जो नैरेटिव पहले से सेट हो चुका है, या मीडिया वालों ने जो अपने लिए, खुद के लिए जो नैरेटिव सेट करवा लिया है, उससे बाहर निकलने की कोशिश। और खासकर इंडिया गठबंधन अगर आगे आता है और आगे सरकार में अगर ये गठबंधन आता है, तो फिर मीडिया की क्या स्थिति होगी, मीडिया वाले कितने कंफर्टेबल रहेंगे अगली सरकार में, ये बातें कहीं न कहीं बताने, समझाने की कोशिश हो रही थी। तो दोस्तों, इस कार्यक्रम में और भी बहुत कुछ है। शाम 7 बजे जब हम मिलेंगे तो इस कार्यक्रम में और भी बहुत सारी चर्चा करेंगे और उसमें ये तमाम बातें जो कुछ हम कह रहे थे
पिछले 2 दिनों से जो बातें आप डीबी लाइव पर सुन रहे थे, वो तमाम बातें यहाँ इस गठबंधन की बैठक के बाद सच साबित होती हुई दिखाई दे